नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत फोर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए आज हम थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी अर्थात दहली अभिक्रिया ऊर्जा की गणना करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने समीकरण 1 में एक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया है, जिसमें कि एक पार्टिकल ए, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल या प्रक्षेप्य कण कह सकते हैं, तथा दूसरा कण बी जो कि टारगेट पार्टिकल है, उसमें ये टक्कर करता है और उसके फलस्वरूप हमें दो उत्पाद कण सी व डी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दहली अभिक्रिया ऊर्जा से अभिप्राय हमारा प्रक्षेप्य कण ए की उस न्यूनतम ऊर्जा से है जिससे कि यह लक्ष्य कण बी से टक्कर कर अभिक्रिया उत्पन्न करे और उसके फलस्वरूप जो उत्पाद कण सी व डी हमें प्राप्त हों वह शून्य संवेग के कणों के रूप में प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार प्रक्षेप्य कण की न्यूनतम ऊर्जा को हम उसकी दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि यह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि यह अभिक्रिया प्रारंभ होकर उत्पाद कणों को उत्पन्न कर सके। तो इसका गणना करने के लिए यहाँ पर हम पहले लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में समीकरण 1 के टक्कर को विचार कर रहे हैं, जिसमें कि माना प्रथम कण ए जिसका विराम द्रव्यमान m1 है, इसका संवेग p1 है, तथा यह दूसरे कण b जिसका विराम द्रव्यमान m2 है और इसका संवेग हमने p2 बराबर 0 अर्थात इसे हमने रेस्ट पर मान लिया है कण को विराम स्थिति में, और इसकी कुल ऊर्जा E2 है। तो इसके साथ टक्कर करता है और टक्कर के फलस्वरूप हमें जो दो उत्पाद कण सी व डी प्राप्त होते हैं उनके विराम द्रव्यमान माना m3 व m4 हैं। इस प्रकार कण ए व बी का चतुर्विम संवेग हमने समीकरण 2 में प्रदर्शित किया है, जिनके की मान क्रमशः p1 म्यू व p2 म्यू हैं, जिनके की प्रथम तीन घटक संवेग साधारण संवेग के घटक होते हैं तथा चतुर्थ घटक ऊर्जा से संबंधित होता है। इस प्रकार से p1 म्यू के मान p1 आयोटा E1 अपॉन सी तथा p2 म्यू का मान p2 बराबर 0 व आयोटा E2 अपॉन सी है। और हम संवेग ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण समीकरण यदि प्रयुक्त करें, जिसके अनुसार E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4 होता है, तो हमें ए व बी दोनों कणों के लिए इस प्रकार समीकरण मिलेंगे, जिन्हें कि हमने समीकरण 3 में क्रमशः व्यक्त किया है। और P2 बराबर 0 होने के कारण समीकरण 3 में हमें केवल E2 के लिए एक ही पद प्राप्त होगा। अब हम समीकरण 2 से टक्कर से पूर्व का कुल चतुर्विम संवेग लिखें तो उसका मान P म्यू बराबर P1 म्यू प्लस P2 म्यू होगा, और इसे हम समीकरण 2 में P1 व P2 का योग करने पर चतुर्विम संवेग का प्रथम तीन घटक मिलेंगे तथा ऊर्जा का परस्पर योग करने पर हमें आयोटा अपॉन सी इंटू E1 प्लस E2 मिलेगा। इस प्रकार टक्कर से पूर्व के संवेग को हमने समीकरण 4 में प्रदर्शित किया है। अब हम इसी टक्कर को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम इस प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कि निकाय का कुल संवेग सदैव ही शून्य होता है, अर्थात टक्कर से पूर्व भी शून्य होगा तथा टक्कर के पश्चात भी शून्य होगा। माना कि CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए कण का संवेग P1 डैश है व ऊर्जा E1 डैश है, तथा इसी प्रकार से बी कण का संवेग P2 डैश व हमने ऊर्जा E2 डैश यदि मान लें, तो इनके चतुर्विम संवेग समीकरण 5 में दर्शाए अनुसार होंगे। और
कुल चतुर्विम संवेग का मान पी म्यू डैश बराबर P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश होगा, जिसे कि हम समीकरण 5 में दोनों ब्रैकेटेड टर्म्स का परस्पर समेशन करके लिख सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने पूर्व में कहा है कि CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुल संवेग का मान 0 होता है, तो इस प्रकार से हम P1 डैश प्लस P2 डैश को 0 ले सकते हैं और हमें CM फ्रेम में कुल चतुर्विम संवेग टक्कर से पूर्व का P म्यू डैश का मान प्राप्त होता है, जो समीकरण 6 में दर्शाया है। चतुर्विम संवेग संरक्षण की निश्चरता के आधार पर हम P म्यू स्क्वायर का मान P म्यू डैश स्क्वायर के बराबर लेंगे। P म्यू स्क्वायर का मान और P म्यू डैश स्क्वायर का मान हम यहाँ पर क्रमशः समीकरण 4 तथा समीकरण 6 की सहायता से यहाँ रख सकते हैं और इनको हम क्रमशः P म्यू डॉट P म्यू व P म्यू डैश डॉट P म्यू डैश से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कि हमने इस प्रकार से दर्शाया है। इसे हल करने पर हमें E1 डैश प्लस E2 डैश का मान प्राप्त होता है। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, इसमें E1 स्क्वायर का मान, E2 स्क्वायर का मान हम समीकरण 3 की सहायता से रखते हैं और इन्हें रखने के पश्चात हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में E1 डैश प्लस E2 डैश का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि हमने यहाँ पर ट्वाइस E1 E2 वाली टर्म में E1 का मान एस सच छोड़ दिया है, क्योंकि इसी की सहायता से अभी हम आगे चलकर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल A की थ्रेशोल्ड एनर्जी को ज्ञात करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें समीकरण 7 के रूप में कुल ऊर्जा E डैश प्राप्त होती है, जो कि CM फ्रेम में प्रक्षेप व लक्ष्य कण, क्योंकि E1 डैश हमने A पार्टिकल की एनर्जी ली है, E2 डैश हमने B पार्टिकल की एनर्जी ली है, तो इनका योग हमें कुल ऊर्जा देगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्रोजेक्टाइल पार्टिकल अर्थात प्रक्षेप्य कण व टारगेट पार्टिकल B अर्थात लक्ष्य कण, इनकी कुल ऊर्जाओं का योग है। चूँकि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अतः हम ये कहेंगे कि जो ऊर्जा समीकरण 7 में यहाँ व्यक्त की गई है टक्कर से पूर्व, वही ऊर्जा उत्पाद कणों C व D की भी कुल ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार से उत्पाद कण C व D की कुल ऊर्जा E डैश का मान इनकी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल C प्लस टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल D इनके समेशन के बराबर होगी। चूँकि कुल ऊर्जा को हम यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी T3 ऑफ पार्टिकल C, इसी तरीके से D पार्टिकल के लिए उसकी रेस्ट मास एनर्जी m4c स्क्वायर व उसकी काइनेटिक एनर्जी T4 के योग द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। धैर्य आवृत्ति अभिक्रिया ऊर्जा की गणना के लिए हम ये मानते हैं कि कण A की जब ऊर्जा न्यूनतम होगी तो उस समय जो उत्पाद कण C व D बनेंगे वो शून्य संवेग वाले होंगे, अर्थात उनमें केवल रेस्ट मास एनर्जी होगी तथा कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इस प्रकार हम T3 व T4 को शून्य ले सकते हैं और उस स्थिति में प्रक्षेप्य कण A की कुल ऊर्जा E1 को हम उसकी रेस्ट मास एनर्जी m1c स्क्वायर प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी which is the minimum energy required to initiate the reaction by which the reaction is started and the product particles C and D are produced with zero momentum। इस प्रकार से हमें समीकरण 9 में E डैश का मान m3 प्लस m4c स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 8 व 9 से मानों को यदि हम समीकरण
7 में रखें। तो इस प्रकार से हमें जो ईडस का मान है वह m3 + m4c² है। ये हमने समीकरण 9 से समीकरण 7 की लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तथा समीकरण 7 की राइट हैंड साइड में जहाँ E1 टर्म थी वहाँ पर हमने यह E1 की वैल्यू पुट कर दी है। और इसको अब यदि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी TH के लिए सॉल्व करने के लिए आगे यूज लें तो उसके लिए हम पहले इसका होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, और फिर इसे जब हम TH के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त होती है, जिसके आगे फैक्टर करने पर हमें ये 2 ब्रैकेटेड टर्म आती हैं। और जो फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म आई है जिसमें कि m3 + m4 - m1 - m2 अर्थात उत्पाद कणों का कुल विराम द्रव्यमान माइनस प्रक्षेप्य व टारगेट पार्टिकल का कुल विराम द्रव्यमान, उनका अंतर, उसको हमने यहाँ पर डेल्टा m से माना है और हमें इस प्रकार से TH का मान प्राप्त होता है। डेल्टा m × c² को हम यहाँ पर Q से भी व्यक्त कर सकते हैं। फर्दर अब यदि हम इसको m3 + m4 का मान डेल्टा m की समीकरण से डेल्टा m + m1 + m2 के रूप में यदि रखें समीकरण 10 में तो हमें TH का मान इस प्रकार प्राप्त होता है। डेल्टा mc² × 1 + m1/m2 + डेल्टा m/2 m2। यहाँ पर डेल्टा m जब पॉजिटिव है तो इसका अभिप्राय होगा कि m3 + m4 इज़ ग्रेटर देन m1 + m2, अर्थात जब उत्पाद कणों का द्रव्यमान अधिक होगा लक्ष्य व प्रोजेक्टाइल पार्टिकल से तो हमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी TH का मान भी पॉजिटिव या धनात्मक ही प्राप्त होता है। अर्थात उस स्थिति में प्रक्षेप्य व लक्ष्य कण की दहली अभिक्रिया ऊर्जा का मान धनात्मक होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करते हुए किसी अभिक्रिया में दहली अभिक्रिया ऊर्जा अर्थात मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको हमने कैलकुलेट किया है। थैंक यू।